Welcome class 9th with a very new video that is based on basically numericals, that is on gravitation or chapter 3 in physics. Okay, so as you all know that I have already uploaded a video on numericals based on force and laws of motion, all the numerical that can be possible, every type of numericals, and also I have posted a video on motion numericals based on motion. So watch it and then complete that. Also write down that in your copies and complete your notes according to that video. Now, in this chapter, we are going to study about some of the numerical problem on chapter gravitation. So, like we are going to solve first number question that is on your screen. So, in this question, what it is saying that calculate the force of gravitation, and you must know the force, the formula of force of gravitation. क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था. ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉल, ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल of 1 kg mass lying on the ground. Okay, mass of the earth is इतना, radius of the earth is इतना. Okay, so हमें क्या चाहिए बेसिकली, दो बॉडी कोई होगी, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए हमें और दोनों का मास चाहिए. तो हम उन दोनों के क्या लग रहा है फोर्स वो बता सकते हैं. सपोज से ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है और यहाँ पे एक छोटा सा बॉल रखा हुआ है जो कि कितना है, 1 kg का है. और जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो है कि जो अर्थ का रेडियस है वो कितना है, वो है 6 किलोमीटर्स. 6.4 × 10⁻³ ये आपको क्या दिया है, रेडियस ऑफ द अर्थ. अब बेटा आपको बताना है कि बॉल पे फोर्स कितना लगा हो अर्थ की वजह से. तो देखो बॉल तो ग्राउंड पे है. अब आप सोच रहे होगे कि अर्थ और बॉल के बीच में तो डिस्टेंस 0 है ना यहाँ पे, बट ऐसा नहीं होता. एक्चुअली अगर सेंटर से हम नापे तो कितना डिस्टेंस दूर है ये, अर्थ के रेडियस के बराबर. इट्स ओके, लाइक अर्थ का जो रेडियस होगा उसके बराबर दूर होगा. ये आपका अर्थ का रेडियस है, ठीक है. तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूले में इसको कैसे रखेंगे. हमारा फॉर्मूला जो फोर्स का होता है वो होता है इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1, यानी कि मास ऑफ द वन बॉडी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अनदर बॉडी डिवाइडेड बाय क्या होता है जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी पावर 2, उसका स्क्वायर. तो रेडियस हमें पता है ना क्या है, और हमें मास भी पता है दोनों को, तो क्या हम नहीं निकाल सकते कैलकुलेट कि फोर्स कितना लग रहा है उस पर. बिल्कुल कर सकते हैं. तो आइए उसको करते हैं वैल्यू रख के. और कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग को करना होगा क्योंकि कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न. यू हैव टू मतलब यू हैव टू, कहते हैं ना, यू हैव टू परफेक्ट योर मैथमेटिक्स बिफोर स्टडिंग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन पार्ट. ओके, फिजिक्स थोड़ी सी लगती है बट कैलकुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा लगता है. सो उसको करने के लिए आपको इतना तो आना चाहिए. सो यहाँ पे हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में, देखते हैं कितना दिया, 6.67. सो 6.7 इंटू 10⁻⁻11, 10⁻⁻11 -11, यूनिट हम नहीं रखेंगे, ठीक है. उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें, m1. m1 क्या है हमारा, 1 kg, मास ऑफ 1 kg, यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद किसका मास लेंगे हम, अर्थ का मास लेंगे ऑब्वियसली. क्या मास है, 6 इंटू 10⁻24 kg. और रेडियस क्या है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस क्या है 6.4. अब क्या इसको हम किलोमीटर में लिखे रहते कि मीटर में चेंज करें, आप खुद सोचो, बताओ इसको किलोमीटर में लिखे रहने दे कि मीटर में चेंज करें. ऑब्वियसली आपको मीटर में चेंज करना ही होगा. ओके, तो आप इसको मीटर में चेंज कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्या था 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर था ना, तो उसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो और कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, तो ये हो जाएगा 10⁻6, है ना, 10⁻6 मीटर्स. इज इट क्लियर. तो ये आपका
हो जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, जब काटा पीटी करके जो भी कैलकुलेशन करके जो उसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9.8 न्यूटन। यानी कि इससे क्या समझ में आया आपको, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो 1 किलोग्राम का है, अगर अर्थ के ग्राउंड के पास रखा हुआ है तो उस पर कितने का फोर्स लगेगा, उस पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, आपने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, ओके। तो इसी तरह हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि ये रहा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट द मास ऑफ द अर्थ इज इतना 1024 नहीं है, ये 10 to the power 24 है, तो उसको हम यहाँ पे 10 to the power 24 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और एंड दैट ऑफ द मून, मून का मास कितना है, 7.4 into 10 to the power 22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून बी 3.84 into 10 to the power 5 kilometer, 10 to the power 5 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon। ठीक है, तो क्या हम इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते, हमें सारी वैल्यूज तो पता है ना, सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूले में ही तो रखना है सारा। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस F विल बी इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू रखेंगे 6.7 इंटू 10 to the power -11, 10 to the power -11 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 to the power 24 kg मास ऑफ द अर्थ, तो 6 इंटू 10 to the power 24 kg। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मून का मास क्या है, 7.4 इंटू 10 to the power कितना 22 kg, है ना, अपॉन में आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आर क्या है, दोनों के मास के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर में दिया, हम उसको मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power यहाँ पे 5 है तो 5 + 3 8, है ना, 8 मीटर्स में चेंज हो जाएगा ये। इज इट क्लियर, इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.01 into 10 to the power 20 न्यूटन्स, 2.01 into 10 to the power 20 न्यूटन्स। यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, याद करो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, जब हमने उसको रिलेट कर दिया था फोर्स बिटवीन टू मास बॉडी के। हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता था, और यहाँ पे हमारा फोर्स इज इक्वल टू क्या था, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। उन दोनों को हमने इक्वेट कर लिया था, तो हमारी जो इक्वेशन आ गई थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए, वो क्या आ गई थी, स्मॉल जी इंटू स्मॉल जी इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था हमारा, ये हमारा तरीका था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। सर्फेस ऑफ द मून पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, तो उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से। ओके, तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पता है जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में, और हमें रेडियस ऑफ द मून भी पता है, उसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और हमें मास ऑफ द मून भी पता है, तो सारी वैल्यूज़ को जब हम रख देंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये जो हमारा स्मॉल जी है ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू हम बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर, 6.7 इंटू 10 to the power -11, है ना, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द मून। मास ऑफ द मून क्या है, क्या दिया है यहाँ पे, 7.4, 7.4 इंटू 10 to the power 22, 10 to the power 22 kg, है ना, वो तो सब kg में ही होता है, अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस रेडियस कह रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू मास बॉडी,
तब वो जो डिस्टेंस होता था, हाँ यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, टू मास बॉडी में डिस्टेंस हम यहाँ पे आर होता था, बट यहाँ पे क्या रखते हैं, ये जो आर होता है ये क्या होता है, रेडियस, सेंटर से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस, दैट इज रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द मून, अब इसको हम किलोमीटर में रखेंगे नहीं, इसको हम मीटर में रखते हैं, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1740 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1740 इंटू 1000 1000 इसका स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लिख के इसकी पावर 2 लगा देते हैं। ओके, ब्रैकेट में लिख के इसको लगा दिया पावर 2। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर ऑफ दिस जी, स्मॉल जी कैलकुलेशन के बाद जो हमें मिलेगा, दैट इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्रेविटेशन के। इज इट क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिन्होंने मेरी क्लास करी होगी, जो मैंने पढ़ाया था लाइव क्लास, तो उनको याद होगा मैंने ये चीज़ बताई थी। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सपोज कर लीजिए कि वो कितने का एक्सेलरेशन कॉज कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कॉज कर रहे हैं इन अ 1 kg मास समवेयर इन द स्पेस। 1 kg मास जिसका कोई मास है किसी ऑब्जेक्ट का कहीं भी स्पेस में, वो कितना इतना एक्सेलरेशन एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन उस बॉडी पे दे रहा है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ अ 3 kg मास बी एट द सेम प्लेस? तो बताओ कितना एक्सेलरेशन लगेगा 3 kg मास अगर हो जाए वहाँ पे, जगह वही हो, बस हम मास को 3 kg कर दें, तब कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा? तो जिन्होंने मेरी क्लास करी होगी ना, उनको पता होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, वो किस पे, मास पे, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से चाहे वो 3 kg हो, चाहे 1000 kg हो, चाहे 1 kg हो, उसका आंसर क्या होगा, वो उस पर कितना एक्सेलरेशन लगेगा, उस पर उतना ही एक्सेलरेशन लगेगा जितना एक चीज़ से लग रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को ज़रूर पढ़ लेना और अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आंसर है ये, तो जिन्होंने मेरी क्लास की होगी उनको याद होगा। ठीक है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन 3 kg मास विल बी द सेम एज दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1 kg मास, दैट इज द एक्सेलरेशन विल बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ओके, सो आफ्टर ऑल दिस आपने मोशन पढ़ लिया, आपने फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पढ़ लिया, उसके बाद जब यहाँ पे भी आते हैं ना, तो यहाँ पे भी एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशंस हम पढ़ते हैं, जबकि हम जब कहते हैं ना, जब फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, u इज इक्वल टू यू प्लस सी टी, यहाँ पे क्या चेंज हो जाती है, वो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी में चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम स्मॉल g ले आते हैं जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, वहाँ पे होता था s यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बट यहाँ पे चेंज होकर वो h यानी कि हाइट, कितने हाइट से आपने उस बॉडी को ड्रॉप किया, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as उस समय होता था मोशन में, बट यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है। यहाँ पे g क्या है आप जानते हो, h क्या है, हाइट। ओके, सो इसमें कुछ रूल्स हैं जिसको कि आपको फॉलो करना ही करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पहला रूल है, क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अगर आपने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, जस्ट छत से छोड़ दिया, ठीक, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, तो उसका हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, इक्वेशन में जो भी रहेगा वो पॉजिटिव लेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू दिख रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसके लिए हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इक्वेशन में हम उसको पॉजिटिव की तरह पे रखेंगे, दिस इज साइन कन्वेंशन। अब व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड्स भेजा गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई ना, एक डिक्रीज होती है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो एक टाइम के बाद वो नीचे वापस आने लगता है ना, यानी कि जब आपने ऊपर फेंक रहे थे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही थी। तो एक्सेलरेशन जो होता है ना हमारा, जी, उसको हम क्या लेते हैं, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या लेते हैं,
उसको नेगेटिव लेते हैं और वहाँ से हमारा जो ये वाली वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फॉर अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और तीसरा रूल क्या कह रहा है हमारा, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, अगर किसी बॉडी को हमने फ्रीली एक हाइट से फेंक दिया उस समय पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। ऑब्वियसली हम उसको छोड़ रहे हैं ना, तो ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है ना मोशन को वो, तो हम उसको छोड़ रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ किसी पॉइंट पे होगी, है ना। अगर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, अगर कोई बॉडी को आप वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो, वर्टिकली मतलब सीधा ऊपर फेंक रहे हो, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली वो जो मतलब पार्टिकल होता है जिसको आप ऊपर फेंक रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, एक टाइम आता है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर वो दोबारा से नीचे गिरना स्टार्ट होता है। इसलिए वहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना वो होती है जीरो। समझ में आ गया बेटा। आखिरी वाला पॉइंट क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट बाय टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, मतलब टाइम की अगर हम बात करें तो कोई भी बॉल है आपके हाथ में, आपने बॉल को उछाला तो जितनी देर में वो आपके हाथ से ऊपर की तरफ एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, ठीक है, तो जितना टाइम उसमें लगेगा उतना ही टाइम लगेगा जब वो वापस से उसी हाइट से आपके हाथ पे आएगी वापस से, उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद हम कुछ इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, उसको दिमाग में भी नोट कर लीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। आप एक ब्रिज पे खड़े हो और आपने एक पत्थर को छोड़ दिया डायरेक्ट नीचे, तो जो पत्थर है वो 2 सेकेंड लग रहा है उसको वाटर का सरफेस को छूने में। क्या लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है उसको वाटर का सरफेस को छूने में। आपको हाइट ऑफ द ब्रिज निकालनी है, हाइट ऑफ द ब्रिज वाटर लेवल से कितना ऊपर है। कैसे निकालोगे भाई, हाइट निकालना है तो हाइट वाली इक्वेशन लगाओगे ना, क्या होती है एच इज इक्वल टू, और एक और चीज़ यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, ड्रॉप किया गया है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर ऊपर उछाला होता तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ पे हमने जी को पॉजिटिव लिया, क्यों, क्योंकि ड्रॉप किया गया था, अगर ऊपर फेंका जाता तो हम निगेटिव लेते। इज इट क्लियर। और हाइट का निकालना था हमको तो हमने हाइट वाली इक्वेशन यूज़ करी, तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, ब्रिज की हाइट विल बी यू टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बताओ, जब हम ड्रॉप करते हैं किसी चीज़ को उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं जीरो। ठीक है, तो वहाँ से जीरो मल्टीप्लाई बाई टी तो जीरो ही हो जाएगा, तो उसको नहीं रखते हैं, प्लस हाफ रखा, जी की वैल्यू रखी, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है बेटा। अर्थ के केस में सबके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होते हैं, अर्थ प्लेनेट की अलग अलग होती है। अर्थ की इतनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन वो नीचे खींचती है किसी भी बॉडी को। और बचा क्या है हमारे पास, टी का स्क्वायर, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज 2 × 2 है ना। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9.8 इंटू टू दैट इज, ये हमारा आ जाएगा आंसर 19 पॉइंट समथिंग, कुछ 19 पॉइंट समथिंग मीटर, दैट इज 19.6 मीटर। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 19.6 मीटर। इज इट क्लियर। तो इस तरह से दिमाग लगाते हैं हम, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम यही अप्रोच अपनाते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी भी बेस्ड पर। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। समझ में आ रही है बात। इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ इतना 19.6 मीटर वो गया। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि आपको टाइम निकालना है और आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। बहुत ही सिंपल। आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालना है ना, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज कर सकते हो, फर्स्ट वाला, जो कि क्या कहता है v इज इक्वल टू प्लस यू प्लस जी टी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम देंगे नेगेटिव,
तो यहाँ पे हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस ब्रैकेट में माइनस g इंटू टी, ठीक है। और अब यहाँ पे आप जानते हो ना, जब बॉल इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है यानी कि v, वो होती है 0। यहाँ पे क्वेश्चन में v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारी इक्वेशन क्या होगी, 0 इज इक्वल टू u प्लस प्लस नहीं, प्लस नहीं, माइनस हो जाएगा ना, माइनस g इंटू टी, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, इसको आगे बढ़ाएंगे तो gt को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो हो जाएगा, इक्वेशन को थोड़ा इंटरचेंज करेंगे तो बन जाएगा u इज इक्वल टू जी टी, ठीक है। अब g और t की वैल्यू रख देते हैं। g की वैल्यू क्या है, 9.8, 9.8। तो हमारा जो u होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 9.8। और टाइम कितना है बेटा, टाइम हमारा, टाइम भी हमें निकालना है तो u इज इक्वल टू जी टी को लिखे रहने देते हैं इसको, टाइम इंटू टी, इतना t है, इसको लिखे रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टाइम, ठीक। तो हमको v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से हमको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम मिल गया। अब हम टाइम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, देखो कैसे। टाइम हमको मिलता है, टाइम जो हमको मिलेगा, देखो यहाँ पे वैसे तो हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी चाहिए तो वो ज़्यादा सही होता, ठीक, क्योंकि हमको हाइट का भी तो अंदाज़ा है, ठीक, हमको हाइट का अंदाज़ा है, तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को मत यूज़ करिएगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, तो आप इसको मत यूज़ करना, बट हम किसको यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपना सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसको हमें नहीं यूज़ करना, हम थर्ड इक्वेशन जो कि हमारा कहता है वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। समझ में आ गया सबको। अब हमें सबकी वैल्यू पता है क्या, हाँ हमें सबकी वैल्यू पता है, तो हम डालें, हमें पता है ना फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, यू की पावर 2, है ना, प्लस जी की वैल्यू क्या है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा ना, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय जी होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना है 19.6 मीटर, ठीक है। इन सबको हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमको क्या रखना है, नेगेटिव रखना है ना, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। हर एक बात को हमको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे जो आएगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव, ठीक। अब ये जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, दिस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इन सब का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारा इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, हमारा आएगा ये करीब आएगा आई थिंक 19.6 उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है, ओके। तो ये 19.6 का ही स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 9.6 करेंगे तो 19.6 आता है, ठीक है। तो 19.6 इंटू 19.6 आएगा, यानी कि 19.6 का स्क्वायर। तो जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे, यानी कि u निकालना होगा जब हमको, तो u हो जाएगा 19.6 के क्या, मीटर पर सेकेंड, है ना, स्पीड तो मीटर पर सेकेंड में ही आएगी, ओके। तो आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, u निकाल लिया। अब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वापस जाओगे, अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वापस आते हैं जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था, ठीक। हम इस वाले इक्वेशन में आए, हमें क्या पता था, हमें ये चीज़ पता लग गई थी। अब हमें u पता है ना, u क्या है 19.6, तो हम रख देते हैं यहाँ पे 19.6 इज इक्वल टू क्या, 9.8 इंटू टी, 9.8 इंटू टाइम, ठीक है। टाइम को एक तरफ रखो, 9.8 को नीचे ले आओ लेफ्ट साइड में, क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम विल बी इक्वल टू 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, कितना आ गया, 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमारा टाइम भी कैलकुलेट हो गया और हमारा दूसरा काम भी हो गया। इज इट क्लियर।
तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस क्रॉस को हम हटा ही देते हैं, ठीक है। तो हमको पहले ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी। तो हमारे हो गया क्वेश्चन ये वाला सॉल्व, हमने दोनों वैल्यूज निकाले। हमसे क्या पूछा गया था, इनिशियल वेलोसिटी भी निकाली हमने बॉल की, और टाइम भी निकाल लिया जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में उसको लग रहा होगा। समझ आ गई सबको बात? अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आपको जो समझनी होगी वो ये समझनी होगी। अब देखो, जैसे कि आपका अगर एक बॉल है ना, उसको 2 सेकंड लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट जाने में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पूरा टाइम बताओ कि बॉल ने पूरी की जर्नी कितनी कंप्लीट करी, अब बॉल ऊपर गई है तो वो नीचे तो आएगी ना, तो जाने में उसको 2 सेकंड लगा, तो वापस आने में भी 2 सेकंड लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 सेकंड। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 सेकंड। वापस से आपके हाथ में बॉल आने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड लगेंगे, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके, देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप हाइट ऑफ 20 मीटर्स, 20 मीटर से एक क्रिकेट बॉल को ड्रॉप किया जाए। पहला चीज क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो आप वो वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, बेसिकली आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उतने स्पीड से बॉल हिट करेगी ग्राउंड को। और दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू इट्स दिस हाइट, इस हाइट से गिरने में इसको कितना टाइम लगा। तो ठीक है ना, हम इसको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं जिसमें कि हमको सारा कुछ मिल जाए, ठीक है। हमें किसके बारे में पता है, हमें बॉल ड्रॉप हो रही है उसका आइडिया। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, हमें इनिशियल वेलोसिटी का तो पता अंदाज़ा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमें पता है, और टाइम हमें नहीं पता है। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को तो नहीं यूज़ कर सकते हम। अब आप बात आती है दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो क्या हाइट वाली इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्योंकि ये ड्रॉप्ड है, तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो हमारी होगी वो तो पॉजिटिव ही लेंगे हम, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी जीरो ही है, तो यूज़ करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है वो कहता है यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, यही कह रहा है। हम्म, ठीक है। उसके बाद हम इसको इक्वेशन रखते हैं जब, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है h इज इक्वल टू, ऑब्वियसली इसको यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर इट्स द ग्राउंड। तो हमको हाइट का आइडिया है, ठीक है, हमको सब कुछ पता है, हमको सिर्फ टाइम नहीं पता, तो हमें निकाला है एच इज इक्वल टू। अब आपको पता है ना, इनिशियल वेलोसिटी जब भी बॉल को ड्रॉप की जाती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। तो यहाँ पर तो ड्रॉप वाला केस है, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू जीरो होगा, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया। अब यू जीरो मल्टीप्लाई बाई टी, तो वो तो जीरो ही रहेगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। आगे हाफ इंटू जी, पॉजिटिव लेंगे हम क्योंकि ड्रॉप का केस है, और जी की वैल्यू क्या है हमारी 9.8, बट यहाँ पे 10 लिखा हुआ तो हम 10 लेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे टी की पावर 2। हाइट हमें पता है, तो हाइट को भी हम रख देते हैं 20 मीटर। सारी वैल्यूज हमें पता है, हम इसको थोड़ा सा और इक्वेट करते हैं, जैसे कि हमारा मतलब हम टाइम को एक तरफ रहने दें, बाकी सबको उधर ले जाएं, तो हमारा टाइम इधर ही रहेगा। तो टाइम टाइम की पावर 2 एक तरफ और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 10। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 10 से 20 टू टाइम्स में जाएगा, टू 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 इंटू टू हो जाएगा 4, तो हमारा इसको आंसर आ जाएगा टी की पावर 2 इज इक्वल टू 4।
टी का स्क्वायर 4 है, तो बताओ टी क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट निकालेंगे हम, तो टी विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमारा यहाँ से टाइम आ गया, 2 सेकेंड लगेंगे उस बॉल को ग्राउंड को हिट करने में। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमने टाइम निकाल लिया, हमें निकालना है कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, यानी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी। अब हम यहाँ से भाग जाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, जो कि हमारा था v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। इज इट क्लियर? सो v हमको निकालना है, u की वैल्यू हमें पता है 0 प्लस g की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, इनटू अभी हमने टाइम की वैल्यू क्या निकाली है 2। तो क्या आ गया हमारी v की वैल्यू, हमारी v की वैल्यू आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान था और काफ़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग इसको सॉल्व करें, जिसको नहीं क्लियर हो रहा है वो बुक पढ़े, और बुक भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो वीडियो को देखो। फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। इसलिए मेहनत करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अ बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। हाउ विल हाउ हाई इट विल गो बिफोर बिगिन टू फॉल, यानी कि मैक्सिमम वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा, आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। तो आप हाइट कैसे निकालोगे, आप हाइट निकालोगे किस फॉर्मूले का यूज करके, आपको यूज करना होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a सॉरी 2gh। ओके, सो हम वाला इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। यहाँ पे हमें g की वैल्यू पता है, हमें हाइट निकालना है, ठीक है। हमें एक्सेलेरेशन पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ हाइट चाहिए, ठीक है। तो हाइट हम निकाल लेंगे उससे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हमें h निकालना है, हमें h नहीं पता है ना, हमें h ही निकालना है। तो h के लिए क्या रहेगा, अब आपको पता है ना कि जब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो इस क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, और g की वैल्यू में पता है, g क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, ऑब्वियसली g को हम लेंगे नेगेटिव, g हमारी होगी नेगेटिव कितनी, नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है। तो हम यहाँ से हाइट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 0 इक्वल्स टू यू का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 15 की पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू हाइट, यही तो हमें निकालना है। ओके, 15 का स्क्वायर होता है 225, जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा ये 0, 225 को मतलब 15 के स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो क्या आ जाएगा, नहीं 15 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में ना, ये जो 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू माइनस एच है ना, इस वाली वैल्यू को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगी 19.6, 2 इंटू 9.8 इज 19.6 इंटू एच इक्वल्स टू 225, ठीक है, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो h हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 19.6। जो भी आपका आंसर आएगा वो कुछ डेसिमल में होगा, और वो होगा करीब 11.4 मीटर होगा, 11.4 मीटर। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन यू आर इन ग्रेविटेशन चैप्टर। ओके, तो क्वेश्चन में तो आपसे ये नहीं कहा गया है कि ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, सही सीधे क्वेश्चन आएगा, और आपको पहचानना होगा कि ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है कि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है या फिर मोशन का क्वेश्चन है। ओके,
सो या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg, व्हाट इज इट्स वेट। अब बताओ मास में और एक क्या चीज ऐड हो जाता है या फिर क्या एक चीज मल्टीप्लाई हो जाती है जबकि वो वेट बन जाता है। उसमें क्या मल्टीप्लाई होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और फिर जो आंसर आता है आपका वो किस में आता है, वो न्यूटन में आता है ना। बॉडी आपका क्या है, वेट क्या है, इसका सोल्यूशन तो हम ऐसे ही लिख देंगे सिंपल। सोल्यूशन क्या है इसका, वेट क्या है आपका 5 kg, ठीक है। आपका जो वेट है ये कितना है, सॉरी वेट ही तो निकालना है ना, वेट निकालना है। मास कितना है आपका, मास ये कितना है 5 kg है। और वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो दिस वेट विल बी इक्वल टू m इंटू स्मॉल जी, m मल्टीप्लाई बाय स्मॉल जी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वेट विल बी इक्वल टू, ये आपका मास 5 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो आंसर आएगा आपका वो आएगा न्यूटन में, कितना आया 49, आंसर विल बी 49 न्यूटन। समझ आ गया, ये आपका वेट है। वेट एक्चुअली में क्या होता है, वेट एक तरीके का फोर्स होता है जितने फोर्स से अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही होती है। समझ में आ गया, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। आप देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या दिया है, व्हाट इज द मास, आपसे मास के बारे में पूछ दिया और आपको दिया क्या है, न्यूटन में वेट दिया है। अब आप जानते हो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू मास इंटू जी। तो बताओ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या, W अपॉन जी, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से आपका मास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 49 डिवाइडेड बाय 9, 49 डिवाइडेड बाय 9.8, है ना। क्या आ जाएगा मास, मास विल बी 5 kg। समझ में आ गया, यूनिट का ध्यान रखना बेटा, ठीक है, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना। अगर वेट होगा तो न्यूटन में लाओगे आप, और इस तरीके से ग्राम्स में दिया होगा तो आप उसको किलोग्राम में चेंज करना होगा, ये भी याद रखना। क्वेश्चन घुमा फिरा के ही आएगा, इज इट क्लियर। चलो और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने के ऊपर है। क्या कह रहा है, अ मैन वे करता है 600 न्यूटन अर्थ पे, उसका मास क्या होगा। तो आप निकाल लोगे ना, वेट पता है आपको, मास निकाल लोगे। अगर उसको हम मून पे ले जाएं तो उसका वेट जो हो रहा है वो होता है 100 न्यूटन। तो बताओ उसका मास, उसका व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, तो उसका मास मून पे क्या होगा, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। पहली चीज़ तो ये बेटा, मास कहीं चेंज नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट का, मास तो सेम रहेगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ वेट चेंज होता है, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग वेट होता है उसका, बट मास तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या, पहले चीज़ तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका मास निकाल लेंगे, ठीक है। मास कहाँ से निकालेंगे, मास हम निकालेंगे अर्थ वाले इंफॉर्मेशन से। क्या दिया है हमारा जो वेट है, वेट पहले तो फॉर्मूला लिख दे, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे वेट हमें दिया है 600 न्यूटन अर्थ का, ठीक है। 600 इज इक्वल टू मास का हमें आइडिया नहीं तो एम ही रखेंगे उसको, और जी को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, यानी कि 600 के नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा, जी को हमको 10 लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 10 ले लेते हैं। तो हमारा जो मास हो गया वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया 60 kg। हमारा मास 60 kg हो गया। अब मास 60 kg है, अब बताओ, अब मास 60 kg है और मून पे आपको वेट दे दिया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अगर वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू अपॉन एम यानी कि वेट कितना है मून पे 100 न्यूटन, और मास कभी चेंज होता है क्या, नहीं, मास तो 60 kg ही होगा, 60 kg, ठीक है। तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून हो जाएगा। समझ गए, कितना आ रहा है, ये कट के आपका 0 से 0 कटा और 6 10 से 1 थिंग 1 पॉइंट, ये आएगा आपका 1.66 समथिंग, कुछ ऐसे ही आएगा 1.66, इज इट क्लियर, 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा कि नहीं, मीटर पर
सेकेंड का स्क्वायर। समझ में आ गया? इस तरीके का क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिपिकल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वे ऑन द मून। 70 kg मैन वे ऑन द मून। 70 kg मतलब क्या दे दिया है, ऑब्वियसली मास दे दिया है ना। और क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। तो मर्थ मून पे क्या होगा और अर्थ पे क्या मास होगा उसका। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मून की दे दी है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 70 kg मैन वुड वे लिखा है, इस तरीके से लिखा है, यानी कि आपको मास दिया हुआ है। तो मास कितना है, हो गया 70 kg। ठीक है, मास हम लिख देते हैं, मास कितना दिया है क्वेश्चन में, 70 kg, है ना। 70 kg दे दिया। अब भाई हमको वेट नहीं पता है, तो वेट निकालते हैं, यही तो पूछ रहा है। तो वेट इज इक्वल टू होगा मास इनटू ग्रेविटी। तो ये हो गया, मून की बात हो रही है, याद रखना, अर्थ वाला मत रख के चले आना, बहुत लोग यही करते हैं। तो दिस वेट विल बी, वेट मून पे क्या होगा, मास है 70 इंटू मून पे कितना है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी 1.63। ये मून के लिए कर रहे हैं हम, कितना ही आया, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका लगभग लगभग 114। ठीक है, 114 आएगा, 114 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, सपोज से 114.1 न्यूटन आ रहा है। ठीक, 1 न्यूटन। तो ये आपका वेट हो गया कहाँ पे, मून पे। और आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। तो मास अर्थ और मून पे तो सेम ही रहेगा भाई, 70 kg। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इतना सा क्वेश्चन था बस। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी तरीके से हम ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी नेक्स्ट के क्लास में ना हम, हमारा ये रिवीजन पोर्शन चल रहा था, हमारा रिवीजन पोर्शन ओवर हो चुका है। आप जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना वो आप बुक से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और बहुत ही अच्छे से उसको न्यूमेरिकल्स को, और न्यूमेरिकल्स नहीं तो थ्योरी पोर्शन तो बिल्कुल रट्टा होना चाहिए, एकदम फिंगर टिप्स पे आपको आना चाहिए। आप उसको कर लीजिए तो आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 में आगे भी चीज़ें थी बट वो सीबीएसई ने हटा दिया इस साल, तो हम उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले सारा कोर्स अपना कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो हमारा स्टार्ट करना है हमें, वो है हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ अबाउट पावर एंड एनर्जी। तो उसको हम पढ़ेंगे, वो काफ़ी लंबा चैप्टर है तो उसमें टाइम लगेगा हमको करने में। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम उस पर ही वीडियो बना के आप लोग को भेजेंगे, और आप लोग क्लास टाइम पे ही भेजना, अपने नोट्स को उसी हिसाब से बनाना और मुझे वापस उसी दिन सेंड कर देना। ठीक है, क्योंकि हफ्ते में 2 ही दिन क्लास होती है तो इट्स नॉट पॉसिबल, और सब बच्चे अटेंड भी नहीं करते। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन कि आप सारी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ आप देखोगे। और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे 9th से रिलेटेड, क्लास 9th की, आप उसको ढूंढिए और उसको देख डालिए। ठीक है, तो क्या होगा, उससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। और एस चांद में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, आपको सारे ही क्वेश्चन दिमाग में होने चाहिए और सारे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करना है। ठीक है, रफ में सॉल्व करिए। ठीक है, रफ में सॉल्व करिए तो बहुत ही अच्छा होगा, और प्रैक्टिस करते चलिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए you can revise everything that you know about physics. Okay, so thank you for joining, and that's all for today. See you up next class.